सभी को आज हम पढ़ने जा रहे हैं अल्टरनेटिंग करंट यानी प्रत्यावर्ती धारा के बारे में। हमने अब तक इलेक्ट्रिसिटी जब से चालू किया है, हमने इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत धारा, विद्युत विभव, प्रतिरोध, रेजिस्टिविटी, ओम्स लॉ, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी के इफेक्ट कौन कौन से होंगे, थर्मल इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट, इन सब चीज़ों को क्या किया है, पढ़ लिया है। प्रॉब्लम्स भी हमने उसके कुछ कुछ कर लिए हैं। अब हम आज पढ़ने जा रहे हैं अल्टरनेटिंग करंट। इसके बाद हम पढ़ेंगे मोटर, जनरेटर और जो डिस्चार्ज ट्यूब था उसके बारे में। मतलब हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी चीजें बच गई हैं हम उसको कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट यानी प्रत्यावर्ती धारा कहते किसे हैं। तो इसके नाम में ही इसकी परिभाषा छिपी हुई है, यानी कि इसका डेफिनेशन इसके नाम में ही है, अल्टरनेट। अल्टरनेट का मतलब कि एक के बाद दूसरा, ठीक। अल्टरनेट करंट, प्रत्यावर्ती धारा। एक क्या इसका डिफिनेशन लिखा गया है कि इसका जो मैग्नीट्यूड और जो डायरेक्शन है टाइम के साथ क्या होगा, निरंतर बदलता रहेगा। निरंतर इसलिए यूज किया गया कि मतलब वो पीरियोडिकली बदलेगा, यानी समय के साथ वो आवर्ती रूप में बदलता रहेगा, ठीक है। यानी कि परिमाण और जो दिशा है वो बदलेगी। और मैं शुरू में ही एक ज्यावक्र बना लेता हूं और उससे आपको समझाता हूं अल्टरनेट करंट को, और वो बेस्ट भी रहेगा। क्या होगा कि देखिए ये है आपका धनात्मक और ये है आपका ऋणात्मक चक्र, नीचे की ओर आया तो ठीक। फिर ये आगे क्या करेगा, इस तरीके से स्वयं को दोहराता जाएगा। तो अब इसमें आप देख रहे हैं इसका जो परिमाण और जो दिशा है समय के साथ क्या हो रही है, बदल रही है। अगर इसको देखेंगे आप तो परिमाण बदलता हुआ ऊपर की ओर जा रहा है और यहाँ पे अधिकतम हो रहा है, फिर कम होना चालू हो रहा है, यहाँ पे शून्य हो रहा है, फिर कम होना वो चालू हो रहा है और यहाँ पे निगेटिव में जो सबसे ज्यादा मान है उसको अचीव कर रहा है, फिर बढ़ते हुए आ रहा है, फिर शून्य, ये बढ़ रहा है यहाँ से ना, अगर ऋणात्मक से शून्य की ओर जा रहा है तो बढ़ रहा है, फिर और बढ़ते हुए जा रहा है, अधिकतम को प्राप्त कर रहा है, फिर शून्य को, फिर न्यूनतम को प्राप्त कर रहा है, फिर शून्य को। मतलब कहने का है कि अधिकतम, शून्य से अधिकतम, अधिकतम से शून्य। ध्यान दीजिएगा बात को, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे और एग्जाम में पूछा भी है। फिर अधिकतम से क्या हुआ, न्यूनतम, और न्यूनतम से शून्य, एक चक्र में, ठीक है। ध्यान दे रहे हैं आप लोग इस चीज को। तो अब हम लोग एक चीज नोटिस करते हैं कि इसमें लिखा गया है कि एक चक्र में, यानी कि इन वन साइकिल, एक चक्र में 2 बार अधिकतम और 2 बार न्यूनतम क्या हो रहा है। देखिए यहां पे 2 बार न्यूनतम और 2 बार अधिकतम, यानी कि 2 टाइम मैक्सिमम वैल्यू और 2 टाइम मिनिमम वैल्यू आपको मिलती है जब प्रत्यावर्ती धारा के बारे में आप अध्ययन करते हैं एक ही चक्र में, इन वन साइकिल, ठीक। तो आपको मैंने यहां पे उस चीज को समझा भी दिया है, आप ध्यान से देख पा रहे होंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी, 2 बार अधिकतम और 2 बार न्यूनतम, ठीक। अब इसके बाद बोला गया है कि केवल और केवल थर्मल इफेक्ट को ये रिप्रेजेंट करेगा। मैं हट जाता हूं इधर, आप वहां देखिए अच्छे से कि ये केवल और केवल थर्मल इफेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा, केवल उष्मीय प्रभाव को। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, इससे क्वेश्चन बन सकता है कि उष्मीय प्रभाव को ही रिप्रेजेंट करता है, प्रभाव को ही दर्शाता है। लेकिन इसके साथ साथ केमिकल इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट, इन दोनों को रिप्रेजेंट नहीं करता। अल्टरनेटिंग करंट इन दोनों को रिप्रेजेंट नहीं करता है, केवल और केवल थर्मल इफेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक। अब इसका जो एसी का एक क्यों नहीं करता है उसका रीजन देख लेते हैं। तो इसका एक साइकिल, एक कंप्लीट साइकिल, एक पूर्ण चक्र जो होगा उसका औसत मान, यानी कि उसकी जो एवरेज वैल्यू होगी, एक पूर्ण चक्र का जो औसत मान होगा उसकी एवरेज वैल्यू होगी, वो होगी 0। और इसके बारे में भी आगे भी पढ़ेंगे, ठीक। और बहुत अच्छे से एक सतही तौर पर ज्ञान लेते हुए हम लोग को इस चैप्टर को कम शब्दों में बढ़िया नॉलेज लेते हुए खत्म भी करना है। तो बस आप लोग को अगर कुछ डाउट होगा बिल्कुल कमेंट में पूछिएगा, मैं उसका अलग से भी एक वीडियो बना के आप लोग के लिए ले आऊंगा। 1 सेकंड में 50 बार एक दिशा में, 50 बार दूसरी दिशा में जाती है। मतलब कहने का ये है कि इसकी आवृत्ति कितनी है, 50 हर्ट्ज। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्ज। 1 सेकंड, विद इन अ सेकेंड 50 टाइम्स एक डायरेक्शन में, मतलब 50 बार ये ऊपर, ये आप काउंट करोगे 1 2, तो आपको 50 बार ऊपर की ओर ये मिलेगा और नीचे की ओर भी 50 बार मिलेगा। तो 50 बार एक दिशा में, 50 बार दूसरी दिशा में ये आपको मिलेगा। तो इसकी आवृत्ति कितनी हो गई, 50 हर्ट्ज। साथ ही साथ एक डेटा और है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका जो मान है 1 सेकेंड में,
यानी कि अगर हम लोग इसके साथ, जैसे कि ये बल्ब जल रहा है मेरे सर के ऊपर एक ठोक, तो ये बल्ब 1 सेकंड में 100 बार जलता है तथा 100 बार बुझता है। ये देखिए, ये बहुत कंफ्यूजिंग वाला है कि पार्ट कि भाई 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है, तो बहुत लोग बोल देते हैं कि 50 बार जलता है 50 बार बुझता है, ठीक है। और जो दृष्टि बाध्यता होती है उसके कारण से हमको नजर नहीं आता है। 50 बार नहीं, 100 बार जलता है 100 बार बुझता है। 50 बार ये एक दिशा में, 50 बार दूसरी दिशा में, और एक दिशा में इसके 2 मान होते हैं, एक अधिकतम और एक न्यूनतम। फिर दूसरी वाली में 2 मान होते हैं, एक अधिकतम और एक न्यूनतम। तो 50 में एक 50 में 2 मान निहित है, एक 50 में 2 मान निहित है। मतलब कि 100 बार जलेगा 100 बार बुझेगा, 100 बार जलेगा 100 बार बुझेगा। और 100 बार जलने बुझने के कारण, और ये पूरे 1 सेकंड में हो रहा है, विद इन अ सेकंड क्या हो रही है, 100 टाइम क्या हो रहा है, ऑन हो रहा है, 100 टाइम ऑफ हो रहा है। तो हम लोग देख के सेंस नहीं कर पाते हैं कि वो कब जल रहा है कब बुझ रहा है, हमको वो जलता हुआ नजर आता है। तो अल्टरनेटिंग करंट की एक खूबी है। तो इसके बारे में हमने पढ़ा कि एक सेकंड में 100 बार जलता और 100 बार बुझता। ये याद रखिएगा, 1 सेकंड में ही 50 बार एक दिशा में, 50 बार दूसरी दिशा में जाता है। 2 बार अधिकतम, 2 बार न्यूनतम। एक चक्र की बात किया हूं मैं, ठीक है, 1 सेकंड की नहीं। एक चक्र में 2 बार अधिकतम और 2 बार न्यूनतम। एक चक्र यहां खत्म होता है, इसका एक कंप्लीट साइकिल, ठीक। तो अब हम चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब अल्टरनेटिंग करंट जो है उसमें हम लोग एक एसी में एक जरूरी चीज पढ़ने जाते हैं, उसको बिल्कुल समझने जाते हैं। एग्जाम में जैसा क्वेश्चन किया है उससे रिलेटेड नॉलेज। वैसे तो बहुत ब्रॉड सिलेबस अल्टरनेटिंग करंट का, बट हम लोग टू द पॉइंट आते हैं, ठीक। आपने एक रिलेशन ऐसा याद है आपको कि आपने ऐसा एक रिलेशन देखा होगा, एन डी फाई बाई डी टी। आपको ये रिलेशन याद आ रहा है? फैराडे के सेकेंड लॉ में मैंने आपको पढ़ाया था कि जो फ्लक्स है, ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में उसमें जो चेंज है, और ये नंबर ऑफ टर्न्स होता है जो उसको, और ये होता है आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। याद आया सबको? प्रेरित विद्युत वाहक बल। और इसके कारण से आगे चल के कैसे करंट को जनरेट कर रहे हैं हम लोग, ये उस रिलेशन को आप यहां देखिए। अब यहां जो फाई है इसकी वैल्यू ऐसा साइक्लिक इंटीग्रेशन में मैंने वहां बनाया हुआ था। अगर इसको हम लोग लिखें तो इसको हम लोग लिखते हैं बी ए कॉस ऑफ थीटा। फाई की वैल्यू क्या आती है? बी ए कॉस ऑफ थीटा। ध्यान से समझिएगा, हम यहां पे बात कर रहे हैं, ये जो थीटा है, ये अगर डिस्टेंस में देखेंगे सर्कुलर मोशन में, तो ये थीटा किसको रिप्रेजेंट करता है भाई? डिस्टेंस को। यहां से यहां तक चला गया है कोण के रूप में, वृत्तीय गति में कोण के रूप में हम दूरी को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि थीटा क्या हुआ हमारा? एक एक चीज मैं बता रहा हूं धागा खोल के, एकदम डाउट में नहीं आइएगा। थीटा क्या हुआ हमारा? डिस्टेंस हुआ। साथ में टी जो है वो क्या हुआ? टाइम हुआ। और यहां पे वेलोसिटी को हम, लीनियर वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट करते हैं, एंगुलर वेलोसिटी को, कोणीय वेग को हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि ओमेगा जो है हमारा क्या होगा? एंगुलर वेलोसिटी। इतना सब डिटेल में इसलिए बता रहा हूं कि एकदम अच्छे से एक बार समझ में आ जाए तो आगे दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए, डिस्टेंस, टाइम और वेलोसिटी, इन तीनों के बीच में रिलेशन क्या होता है? तो थीटा इक्वल्स टू ओमेगा टी लिख सकता हूं मैं। क्यों भाई? डिस्टेंस इक्वल्स टू वेलोसिटी इंटू टाइम। दूरी बराबर चाल गुणा समय, या वेग गुणा समय, ऐसा होता है संबंध। तो थीटा की वैल्यू क्या मिल गई हमको? ओमेगा टी। तो अब इस रिलेशन में फाई की जगह हम क्या लिख सकते हैं? बी ए कॉस ओमेगा टी। पहले मैं इसको यहां रिप्लेस करता हूं कि ये जो ई है माइनस ऑफ एन डी बाई डी टी, बी ए कॉस ऑफ थीटा लिखा मैंने। चूंकि थीटा की वैल्यू क्या होगी? ओमेगा टी, तो इसको हमने रिप्लेस किया एन डी बाई डी टी, ठीक है। और यहां पे आया बी ए कॉस ओमेगा टी। यहां तक किसी को डाउट नहीं होगा, उम्मीद करता हूं मैंने इसको अच्छे से समझा दिया कहां से कैसे आया। अब देखिए, ये माइनस ऑफ एन, ठीक, डी बाई डी टी, बी ए कॉस ओमेगा टी। जब इसका हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे टी के रिस्पेक्ट में, यानी टाइम के डी बाई डी टी के रिस्पेक्ट में, तो देखिए इसका डिफरेंशिएशन होगा, ये दोनों कांस्टेंट है, पहले ही बाहर आ जाएंगे। कॉस ओमेगा टी का जब हम करेंगे तो माइनस साइन ओमेगा टी आएगा। और चूंकि ये ओमेगा टी है तो ओमेगा टी का अलग से फिर डिफरेंशिएशन होगा, ओमेगा टी में से डी टी बाई डी टी कैंसिल, ओमेगा बचेगा। मतलब कि यहां ओमेगा आएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस, और साथ में क्या आ जाएगा? साइन ओमेगा टी। अच्छा समझ में आया सब लोगों को? अब ये एन बी ए ओमेगा, ये जो आपको नजर आ रहा है, और साथ में साइन ओमेगा टी, तो हम इस पूरे को, ठीक है, ई नॉट के रूप में एन बी
ए ओमेगा को ले लेते हैं, ठीक। तो यहां पे ये मिल जाएगा आपको, इस पूरे की जगह पे हम क्या इसको ई नॉट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं साइन ओमेगा टी। एक्चुअल में यहां पे ये होता है आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल, ये होता है उसका पीक वैल्यू। क्या होता है उसका पीक वैल्यू? शिखर मान, ठीक है। और साइन का फलन एक ज्या फलन हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास ये एक रिलेशन आया। अब मैं आगे बना दूं कि भाई E इज इक्वल टू ई नॉट ओमेगा टी आ गया, सब लोग को नजर आ रहा होगा और एकदम अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा। ये रिलेशन जानना बड़ा जरूरी है। अब हम लोगों ने पढ़ रखा है कि I इज इक्वल टू ई अपॉन आर, पढ़ा है ना, ओम्स लॉ, करंट, और ये पोटेंशियल ही तो है, विभव ही तो है, इंड्यूस्ड ईएमएफ है, विद्युत वाहक बल ही तो है। तो यहां पे V लिखो या E लिखो, हम लोग V को E लेके चल रहे हैं अभी। तो I इज इक्वल्स टू, इस पूरे का रिलेशन क्या है? E नॉट साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाई आर। ये जो रिलेशन यहां पे नजर आ रहा है, E की जगह क्या है? पूरा E नॉट साइन ओमेगा टी मैंने यहां रखा। I इज इक्वल्स टू व्हाट? E नॉट अपॉन आर साइन ओमेगा टी। अब इस पूरे को, ये चूंकि शिखर मान वाला है वैल्यू, तो इसके बदले में करंट का क्या आ जाएगा? शिखर मान। ये इंड्यूस्ड करंट है, ठीक है। तो I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये दोनों फंक्शन कहां से आए, कैसे आए, बड़े इंपॉर्टेंट है और उम्मीद करता हूं आप लोग समझ चुके होंगे। मैं लिख भी देता हूं कि जो ये आई है वो है इंड्यूस्ड यानी कि प्रेरित धारा, इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। आई नॉट है उसका पीक वैल्यू यानी कि शिखर मान। समझ में आ रहा होगा सब लोग को, उम्मीद करता हूं। वैसे ही ये है इंड्यूस्ड ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और ये है उसका पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो ये चारों को भी मैंने आपको क्या किया, लिख के समझा दिया कि देखिए, अब ध्यान से देखिए, इस तरीके से ये पूरा आपको क्या हो गया, ये कंप्लीट डेरिवेशन बन गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि इनके अलावा कुछ वैल्यूज होते हैं, उनको देख लीजिए आप। ये रिलेशन आप लोगों को समझ में आया होगा बिल्कुल अच्छे से, उम्मीद करता हूं। अब IRMS का नाम सुना होगा आप लोगों ने और उस पर क्वेश्चन भी आया है, और क्वेश्चन कभी कभी इसके पहचान भी नहीं आते हैं और इसी चैप्टर के होते हैं, वो पढ़ेंगे आज हम लोग तो देखेंगे। IRMS रूट मीन स्क्वायर का नाम सुना होगा आप लोगों ने, वर्ग माध्य मूल, ठीक है। मान किसका? विद्युत धारा का। किसका? विभवांतर का, ठीक। अब हम यहां पर रिलेशन देख रहे हैं, यानी कि संबंध, ठीक है, रिलेशन बिटवीन IRMS एंड I नॉट, ठीक है। ये RMS जो है, RMS है, इसको हम लोग बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ठीक है। इसको हिंदी में उल्टा लिखते हैं, स्क्वायर मतलब वर्ग, मीन मतलब माध्य, और रूट मतलब मूल। वर्ग माध्य मूल मान किसका? अगर IRMS बोला है तो करंट का, VRMS बोल दिया, ERMS बोल दिया, ERMS बोल दिया, VRMS बोल दिया, तो ये इंड्यूस्ड आपका मोटिव फोर्स का, ये आपके पोटेंशियल यानी कि विभव का, ठीक, वर्ग माध्य मूल मान। तो मैंने ये बस आपको इस तरीके से समझाया। अब इन दोनों में हम रिलेशन देखते हैं, तो हम रिलेशन क्या देखते हैं कि भाई IRMS जो होता है वो देखिए, ये पीक वैल्यू है। पीक वैल्यू मतलब शिखर मान। तो शिखर मान कभी भी ज्यादा होगा सारे वैल्यू से, आई की कोई भी वैल्यू आ जाए, पीक वैल्यू मतलब उसकी चोटी यानी शिखर का मान, उससे ज्यादा कोई मान तो होगा नहीं। तो यानी कि इसका क्या होगा, वो रूट 2 टाइम्स होगा। क्या होगा? रूट 2 टाइम्स शिखर मान में आप डिवाइड करोगे तो आपको IRMS मिलता है। तो यहां से आपको एक वैल्यू मिल जाएगी रूट 2 ऑफ IRMS, यानी कि विद्युत धारा का शिखर मान रूट 2 गुना होता है उसके वर्ग माध्य मूल मान के, ठीक इसी तरीके से एज इट इज, ठीक है, या रेस्पेक्टिवली V नॉट इक्वल्स टू रूट 2 VRMS, ये ऐसे लिख दो आप, या E नॉट इक्वल्स टू रूट 2 ERMS, ठीक है। ये संबंध भी बन गया। तो ये इंपॉर्टेंट एक रिलेशन था इन दोनों के बीच में। अच्छा, इसको और अगर आगे आप सॉल्व कीजिएगा, यानी कि इसको आप सॉल्व कीजिएगा, तो ये आपको मिल जाएगा 0.70 इंटू I नॉट, 0.707
इंटू आई नॉट, मतलब 1 को 1.414 से डिवाइड करने पर 0.707 आता है। तो यानी कि ये 70% ऑफ 70.7% ऑफ आई नॉट क्या होता है आपका IRMS। ये भी एक रिलेशन है और एग्जाम्स में बहुत बार पूछा है। ठीक, ये रिलेशंस आपने देखे, एकदम इजी थे, आपको ये याद रखना है। चूंकि ये शिखर मान है तो आपको कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए कि ये किसी से कम होगा। ठीक, और इसको डिवाइड करने पर 0.707 इंटू आई नॉट, यानी कि 70.7% आई नॉट का IRMS होता है। मतलब शिखर मान का 70% क्या होता है, वर्ग माध्य मूल मान। तो इस तरीके से आपने इस रिलेशन को देखा और ये बड़ा ही आसान रिलेशन था। और इसी तरीके से ये विभवांतर के लिए यानी कि वोल्ट के लिए भी होगा। ठीक, अब इसके बाद एक रिलेशन आता है विद्युत धारा का, प्रत्यावर्ती जो धारा है उसका औसत मान, यानी कि उसकी जो एवरेज वैल्यू है वो कितनी होगी। तो भाई देखिए, आई एवरेज मतलब कि औसत मान किसका, जो आपकी जो धारा है यानी कि जो विद्युत धारा है, प्रत्यावर्ती धारा है, उसका औसत मान जो है वो कितना होगा। तो फॉर ए कंप्लीट साइकिल, एक पूर्ण चक्र के लिए, तो देखिए औसत मतलब होता है, हम लोग क्या करते हैं औसत जब भी निकालने जाते हैं तो आप बता दीजिए, सिंपल सा आप देख पा रहे होंगे, ऊपर गया धनात्मक, नीचे गया ठीक उतना ही ऋणात्मक, मतलब ऊपर अगर +5 नीचे -5 हुआ होगा, इन दोनों का मैं औसत निकालने जाऊंगा, दोनों को जोड़ूंगा। ठीक, जोड़ूंगा तो +5 -5 कितना आएगा, 0। मतलब अगर हर बार एक कंप्लीट साइकिल होगा तो उसका रिजल्ट कितना आएगा, 0। यानी कि आई एवरेज इस केस में कितना हो जाएगा, 0। आई एवरेज कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, ये सब लोग को समझ में आया होगा अच्छे से। अब इसके बाद ये कंप्लीट साइकिल के लिए था। अगर मान लीजिए अर्ध चक्र के लिए पूछता तो क्या आता संबंध, अर्ध चक्र के लिए आई एवरेज की जो वैल्यू है वो कितनी आती, तो वो आती है जो पीक वैल्यू होता है आपके पास 2I नॉट डिवाइडेड बाई पाई, 2I नॉट डिवाइडेड बाई पाई। पाई का मान आप सब लोग को पता है कितना होता है, 3.14। आप इसको भाग दीजिएगा तो ये आ जाता है 0.637 I नॉट के आसपास। कितना आ गया, 0.637 I नॉट के आसपास। मतलब कि आई जो एवरेज है वो 63.7% ऑफ आई नॉट, यानी कि वो जो था IRMS था शिखर मान का 70.7% था, और आई एवरेज औसत जो मान है वो 63.7% है शिखर मान का। ठीक है, उसी धारा का देखिए इतने सारे रिलेशंस पढ़ रहे हैं। और सेम इसी तरीके से आप रिलेशन लिख दीजिएगा, V एवरेज इक्वल्स टू 2V नॉट डिवाइडेड बाई पाई, और आगे चल के कहानी उसके लिए भी सेम ऐसी ही हो जानी है। मतलब कि 0.637 V नॉट, V एवरेज इज इक्वल्स टू 0.637 V नॉट। तो इस तरीके से हमने एवरेज वैल्यू भी पूरा निकालना सीख लिया। और इससे क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल्स इससे बनाने पड़ेंगे आपको, इसके लिए ही इतना सब कुछ आपको डिटेल में फार्मूला बताया गया है। मतलब समझिए एक तरीके से आप क्लास 12th पढ़ के वापस आ गए, इससे ज़्यादा वहाँ भी नहीं है। फिर वहाँ पे ना इंडक्टेंस वगैरह का केस आ जाता है, प्रेरकत्व वगैरह का, LC सर्किट, LR सर्किट, LCR सर्किट, दोलित्र यानी ऑसिलेटर वगैरह पढ़ते हैं, तो वो हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। इतना जाके आ जाना ही बहुत होता है। मैंने देखा कुछ चैनल्स में कि वो लोग एकदम बहुत ज़्यादा डीप जा रहे हैं। तो मैं एक बात बताऊँ आप लोगों को, आप लोग अगर बुरा ना माने, सोचिएगा, लॉजिकल बात है कि भाई एक IIT JEE का जो एक मेंस जो फाइट करता है ना लड़का, एडवांस वालों की तो बातें छोड़िए, तो वो 2 इयर्स प्लस स्टडी करता है फिजिक्स का और केमिस्ट्री का। हाँ ठीक है कि हमारे पास लिमिटेड चैप्टर्स हैं, मतलब मोस्टली हमारे पास देखा जाए तो 8 से 10 चैप्टर है, ठीक है, वहाँ पे 18 से 19 चैप्टर रहता है। बट फिर भी एक सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट केमिस्ट्री जैसे है उसके पास, तो उसको 1 से 2 साल लगता है और उसको केवल यही पढ़ना है। हमारे पास है अभी, हमारा एग्जाम जो है सितंबर में है, हमारे पास 2 मंथ है, और उसमें कम से कम मैं जहाँ तक अनुमान लगा पा रहा हूँ 7 तो पेपर 2 में है हमारे सब्जेक्ट, और पेपर 1 में हमारे छत्तीसगढ़, मतलब कंप्लीट छत्तीसगढ़, कहीं से भी पूछेगा, साथ में हिंदी, इंग्लिश और आपका
छत्तीसगढ़ी व्याकरण और उसके साथ साथ आपका एप्टी रीजनिंग, संचार कौशल, मतलब कि 7-8 सब्जेक्ट उसमें भी पकड़ लीजिए। तो ये 8 अगर सब्जेक्ट लेते तो हमारे पास 15 सब्जेक्ट्स हैं। तो अगर आप उस तरीके से डीप जा के पढ़ना चालू कर दिए तो बता रहा हूं मैं कि 2 या 3 चैप्टर तो आप कर लेंगे। लेकिन हाँ, फिर ये मत कहिएगा कि कहाँ घूमते रह गए। तो इसीलिए पढ़ना तो ज़रूरी है, लेकिन स्मार्टली पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से हमने कुछ संबंध देख लिए हैं। अब चलिए चलते हम आगे। अब हम इसका ज्या वक्र बनाते हैं, साइन कर्व। ठीक इस तरीके से बनेगा। अब मैं करता हूं इसको यहां तक, फिर यहां तक। अच्छा, एक चीज और, एसीएफ में एक क्वेश्चन आया था, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन था वो। मैं एक ही साइकिल को ले रहा हूं। देखिए, यहां से यहां तक जाने का जो टाइम लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आवर्तकाल, टाइम पीरियड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आवर्तकाल। एक पूरा चक्कर पूरा होने में जो समय लगेगा वो क्या कहलाता है? उसका आवर्तकाल। तो अब बताइए, आधा होने में कितना लगेगा समय? तो t/2। इसका एक क्वाड्रेंट का बात करेंगे, केवल एक चतुर्थांश को पकड़ के चलेंगे तो समय कितना लग जाएगा भाई? तो t/4। वो एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के साथ ही आगे ट्रेवल करता है। अब जो ज्या वक्र है तो उसमें क्वेश्चन आया हुआ था, मैं क्वेश्चन एक बार देख लेता हूं कि एक ज्या तरंग में बोला था, उसने बोला था 4 चतुर्थांश होते हैं, मतलब कि 4 क्वाड्रेंट होंगे। ठीक, एक परिक्रमण काल होगा उसका और 2 प्रत्यावर्तन होंगे, मतलब कि 2 अल्टरनेट्स होंगे। अब पूछा था कि ये सही है, मतलब ये ज्या तरंग के बारे में इनमें से क्या सही है पूछा था। ठीक, और जो चौथा ऑप्शन डी ऑप्शन था, आप देख पा रहे होंगे। चलिए मैं क्वेश्चन बोर्ड पे प्रोजेक्ट करवा दे रहा हूं। ये देखिए, यही क्वेश्चन था। तो इसमें दिख रहे हैं आपके पास ऑप्शंस नजर आ रहे हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, साइन कर्व को देखिए आप कि 1 चतुर्थांश, 2, 3 और 4 चतुर्थांश आपको मिले भाई। 4 क्वाड्रेंट आपको मिल गए, पहला चीज। दूसरा, 2 अल्टरनेट्स, एक अल्टरनेट, दूसरा अल्टरनेट, मतलब कि आपको 2 प्रत्यावर्तन भी मिले। तीसरा, आवर्तकाल, बिल्कुल है भाई आवर्तकाल, एक आवर्तकाल भी है इसका अपना। तो आप बता दीजिए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी सही हैं। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन आया, कितना इजी क्वेश्चन आया है। ठीक, तो ये एक बेसिक क्वेश्चन था जो बताना जरूरी था, ये मैंने आपको बता दिया। अब कुछ अच्छे क्वेश्चंस को करते हैं और 1-2 डेटा जो है वो याद आएगा तो मैं आपको बताते चलूंगा। जैसे कि जो घरेलू जो सर्किट होती है या जो घरेलू परिपथ होता है या जो घरेलू यूज होता है, यानी कि होम अप्लायंसेस वगैरह में होता है, तो उसके लिए जो सप्लाई की जाती है अल्टरनेटिंग करंट की, वो का उसका रेंज जो होता है 5 एम्पियर का होता है। कितना होता है? 5 एम्पियर का। और लेकिन जब वही इंडस्ट्रियल यानी कि औद्योगिक कारणों या उद्योगों के लिए होता है तो वहां पे ये होता है 15 एम्पियर। इसीलिए दोनों का जो बिजली बिल होता है, यूनिट जो होता है, चार्ज होता है, वो दोनों का बहुत डिफर भी होता है। क्योंकि मैं इसको यूनिट को इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि अभी इसके पहले वाले चैप्टर में थर्मल इफेक्ट में हमने यूनिट के बारे में पढ़ा था ना, 1 यूनिट इक्वल्स टू 1 किलोवाट आवर। ठीक है, तो वहां निकालना भी सीखा था। तो इंडस्ट्रियल के लिए कितना होता है? 15 एम्पियर का, और इसके लिए 5 एम्पियर का सप्लाई होता है। अब चलते हैं हम लोग कि अब आपको बोर्ड पे एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक 30 वोल्ट RMS, ठीक है, यानी कि आपको VRMS की वैल्यू दी हुई है 30 वोल्ट, ठीक है, के सप्लाई को 10 ओम के प्रतिरोध से जोड़ा गया है। किससे जोड़ा गया है भाई? 10 ओम, यानी 10 ओम है रजिस्टर का वैल्यू, वोल्ट की वैल्यू, VRMS कितनी है? 30 वैल्यू। अच्छा, एक और बात बतानी जरूरी थी कि जो भी रेटिंग्स दिए रहते हैं ना, जैसे कि बल्ब वगैरह पे 220 वोल्ट, ठीक है, 5 एम्पियर, तो जो वहां पे मेंशन किया होता है, जो रिटन में रहता है, वही RMS वैल्यू होता है। ये याद रखिएगा आप लोग। तो बहुत बार नहीं भी दिया है तो आपको गेन कर लेना है, इस चीज को समझ लेना है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, गलती से स्किप कर गया था मैं पहले, बट अब बता रहा हूं कि वही RMS वैल्यू होता है। RMS के समय बताना था, तो आप अब याद रखेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन अभी आएगा वैसे जो इसी में आ चुका है, करेंगे उसको। VRMS की वैल्यू आपसे उसने पूछा है, तो व्यय शक्ति ज्ञात करो। शक्ति यानी कि जो पावर है उसको आपको फाइंड करना है। बोला पावर का फॉर्मूला लगा दीजिए, V²/R। भाई RMS है तो भले भाई यहाँ RMS से चिपका देंगे हम लोग। ठीक है, VRMS, V की वैल्यू 30 × 30,
30 का स्क्वायर 30 इंटू 30 और r की वैल्यू 10, 10 से 10 कैंसिल हो गया तो p इज इक्वल्स टू 90 और इसका यूनिट कितना होता है वॉट। लो सॉल्व हो गया। ये देखिए इजी क्वेश्चन है यार। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। दूसरा क्वेश्चन बोला है I इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा माइनस पाई बाई 2। I इक्वल्स टू I नॉट साइन, आप बोर्ड पे देख पा रहे होंगे, ओमेगा माइनस पाई बाई 2, ठीक है। और E इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा टी हो तो परिपथ में व्यय ऊर्जा है या व्यय शक्ति जो है वो आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो पावर जो होता है हम लोगों ने पढ़ रखा है V और I का क्या होता है, प्रोडक्ट होता है पावर। याद है आप लोगों को, थर्मल इफेक्ट में ही हमने पढ़ा था। तो यहां पे RMS लगा दीजिए, यहां पे भी RMS लगा दीजिए, इन दोनों को ले लेंगे, ठीक। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, इस रिलेशन में बोला है और शक्ति ज्ञात करने बोला है आपको, तो VRMS और IRMS, तो जो P जो वैल्यू है VRMS की वैल्यू कितनी होगी भाई, और IRMS की उसके पीक वैल्यू का कितना, √2 से आप डिवाइड कराते हो तो आपको RMS की वैल्यू मिल जाती है। तो अब देखिए यहां पे P इज इक्वल्स टू, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करिए, V नॉट I नॉट डिवाइडेड बाई 2, V नॉट I नॉट डिवाइडेड बाई कितना आ गया 2 आ गया। यही हो गया आपका क्या आंसर। अच्छा मैंने यहां V नॉट लिख दिया है, VRMS लिख दिया है, कोई बात नहीं, आप इसको ERMS लिख लीजिए, ठीक है। ये बहुत बड़ी कोई गलती नहीं है, उसको V भी बोलते हैं E भी बोलते हैं। तो E नॉट I नॉट अपॉन 2 दोनों के पीक वैल्यू का मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई 2 आपका क्या हो जाएगा, उस परिपथ में व्यय की गई शक्ति का मान आएगा। चलिए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, इसमें बोल रहा है कि वोल्टेज का शिखर मान E नॉट इक्वल्स टू दिया हुआ है आपको 707 वोल्ट। कितना दिया हुआ है 707। E नॉट मतलब शिखर, पीक वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बोल रहा है आपको उसका वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात करना है, मतलब कि ERMS ज्ञात करना है, सबको पता है, डिवाइडेड बाई √2, मतलब कि 707 लाइए, √2 का मान हो जाएगा 1.414, आप इसको भाग दे दीजिए, 500 के करीब करीब आएगा। मुझे इसलिए याद है क्योंकि मैंने इसको सॉल्व किया हुआ है, आप इसको सॉल्व कर लीजिए, सीखना जरूरी है, ठीक। तो इस तरीके से आप क्या कर पाए, ERMS निकाल पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ACF में आया हुआ है 2016 में। अब आप बोर्ड पे देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है कि 230 वोल्ट। अब इसको पहचानिएगा कैसे कि प्रत्यावर्ती का है, देखिए आप, इसीलिए मैंने कहा था कि अगर वैल्यू दिया वो ERMS ही रहता है, नहीं तो अलग से मेंशन करके देगा। 230 वोल्ट AC का उपयोग करने वाले घरेलू परिपथ में विभव का लगभग अधिकतम मान होगा। 230 वोल्ट क्या दिया हुआ है हमको यहाँ पे, 230 वोल्ट बस, ठीक है। AC का उपयोग, अल्टरनेटिंग करंट, यहाँ पे AC उसने मेंशन कर दिया है। अब यहाँ पे आपका दिमाग खुल जाना चाहिए कि 230 वोल्ट AC का उपयोग करने वाले घरेलू परिपथ में विभव का, ठीक है, ये वोल्ट है तो ये भी तो विभव ही है ना भाई, लेकिन ये कौन सा है, तो VRMS है। तो इसका अधिकतम मान क्या होता है, वो होता है V नॉट, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पीक वैल्यू। तो अब बताइए, आप लोग नहीं बता पाएंगे, बिल्कुल बता पाएंगे। V नॉट इक्वल्स टू √2 इंटू VRMS, तो कितना हो जाएगा 1.414 और गुणा 230। देखिए ऑप्शन में 325 वोल्ट आंसर था कि नहीं, बिल्कुल था, हो गया, बन गया, दो लाइन में। अभी तक नहीं बन रहा होगा बट अब बनेगा, ठीक है, जल्दी तो नहीं हो रहा है, इजी है क्वेश्चन। अब अगला जो क्वेश्चन है वो अच्छे लेवल का था बट इतना भी अच्छा लेवल नहीं था, अगर आप पढ़ते हैं तो आपसे इजीली बनेगा। बोला एक प्रत्यावर्ती परिपथ यानी कि एक ऐसी सर्किट में निर्गत विभव, मतलब जो आउटपुट वोल्टेज है वो है E इक्वल्स टू 170। ये पहचानना सीख लीजिए आप लोग, ठीक है। 170 साइन 377t। तो आपको क्या बोला है, फ्रीक्वेंसी ज्ञात करने, आवृत्ति, ये V नहीं है, ये न्यू है, ठीक है। अब मैं ऐसे लिख पाता हूं तो इसके लिए माफ कीजिएगा। अब इस रिलेशन को आप कंपेयर कीजिए E नॉट साइन ओमेगा टी से, तो आपको मिलेगा E नॉट की वैल्यू मिल जाएगी 170 वोल्ट, साथ में आपको यहां पे देखिए ओमेगा की जगह क्या आ रहा है 377। ये दोनों आपको क्या हो गए, इस इक्वेशन से मिल गए। तो आपके पास ओमेगा है, आपके पास E नॉट है, और आपसे उसने निकालने क्या बोला है, आवृत्ति फाइंड करने बोला है, मतलब कि उसने आपसे न्यू की डिमांड की है। तो चलिए अब हम लोग न्यू निकालेंगे। तो न्यू जो होता है
पहले तो ओमेगा इक्वल्स टू होता है 2 पाई अपॉन टी। ओमेगा इक्वल्स टू होता है 2 पाई अपॉन टी। क्यों होता है ये भी बता देता हूं लगे हाथ। देखिए इसको पूरा एक सर्कल पूरा करने में आप कितनी दूरी तय करते हैं 2 पाई, इट मीन्स 360 डिग्री एंगल। मैंने डिग्री में वहां बताया था कि सर्कुलर में एंगल को किस डिस्टेंस को किस में हम लोग मेजर करते हैं, कोण में। और लगने वाला समय तो दूरी बटा समय क्या हो गया, चाल वेलोसिटी, ये होता है एंगुलर वेलोसिटी। तो इसीलिए 2 पाई अपॉन टी। और चूंकि 1 अपॉन टी हो जाता है न्यू, 1/आवर्तकाल किसके बराबर होता है, आवृत्ति के। तो यानी कि ओमेगा का फॉर्मूला यहां से मिल जाएगा 2 पाई न्यू। ओमेगा का फॉर्मूला मिले 2 पाई न्यू, आपको न्यू ही फाइंड करना है तो हो जाएगा ओमेगा अपॉन 2 पाई। और आपके पास ओमेगा तो अब है कितना है भाई, 337 इंटू पाई की वैल्यू 3.14। आप न्यू से डिवाइड कर दीजिए, आपके पास कुछ ऑप्शन है, यहां पे नजर आ रहा है हम लोग को 60 हर्ट्ज आंसर। दोनों को आप मल्टीप्लाई कीजिए, उससे डिवाइड करा दीजिए तो आपको आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 60 हर्ट्ज। तो इस तरीके से देखिए कितना इजी क्वेश्चन दिया था, बस इससे हम लोगों ने क्या किया, ओमेगा निकाला और ये रिलेशन हमको पता है, ये है हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। ठीक, अब एक क्वेश्चन और है, उसको करते हैं। E इक्वल्स टू बोल रहा है, चलिए क्वेश्चन आ गया है बोर्ड पे, आप देखिए। E इक्वल्स टू 141 साइन 628t। E इक्वल्स टू 141 साइन 628t। तो VRMS और आवृत्ति फ्रीक्वेंसी, VRMS या इसी को आप बोलेंगे ERMS एंड न्यू पूछ रहा है आपसे, फ्रीक्वेंसी आवृत्ति और ERMS वैल्यू पूछ रहा है उसी चीज का। इक्वेशन दिया हुआ आपको E इक्वल्स टू 141 साइन, इसमें कुछ है क्या, एकदम इजी है। पहले देख के लगता होगा का दे दिया है, लेकिन देखिए आज पढ़ने के बाद बिल्कुल नहीं लगने वाला है, हम बता रहे हैं, आप भरोसा किया कीजिए। अब यहां से हम इसको किससे कंपेयर कराएंगे भाई, तो हमको पता है कि ये होता है साइन ओमेगा टी। ये इसकी जगह कौन आ रहा है, 628। मतलब ई नॉट की वैल्यू मिल गई हमको 141 एंड ओमेगा की वैल्यू यानी एंगुलर वेलोसिटी वैल्यू मिल गई 628। ये दो वैल्यू हमको क्या हो गया, मिल गया। अगर हमसे ERMS पूछा है तो सबको पता है भाई कि ई नॉट अपॉन √2 होता है। ई नॉट है हमारे पास 141 डिवाइडेड बाई 1414, यानी कि 100 क्या हो जाएगा, वोल्ट आ जाएगा हमारा ERMS का वैल्यू। वैसे भी इसका 70% तो आप निकाल देते तो वैसे भी आंसर मिल जाता। तो इस तरीके से 100 वोल्ट क्या हो गया, आपका ERMS का मान हो गया 100 वोल्ट। समझ में आया ना, पीक वैल्यू का 100 से डिवाइड करने पर इतना आता है। अब चलते हैं हम लोग, अगला हमसे पूछा उसने न्यू के लिए हमने अभी एक फॉर्मूला सीखा था, 2 पाई न्यू होता है और न्यू इज इक्वल्स टू होता है ओमेगा अपॉन 2 पाई। तो ओमेगा की वैल्यू दी हुई है 628 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3.14। इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 628 डिवाइडेड बाई 6.28 ही आएगा। और इस तरीके से ये मैंने जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन पिक किया था कि आपको समझा भी पाऊं कि अगली बार मान लो ऐसा आ गया तो। और इसकी जो यूनिट हो जाएगी वो हो जाएगी हर्ट्ज। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं आवृत्ति भी निकाल पाए। आवृत्ति तरीके से हमने इस न्यूमेरिकल को कंप्लीट किया और उसमें हमने निकाला ERMS और निकाला न्यू यानी कि फ्रीक्वेंसी आवृत्ति को। आवृत्ति मिला 100 हर्ट्ज और ये मिला 100 वोल्ट। तो ये इस तरीके से आप लोग ट्रेस करना सीख गए और क्वेश्चन बनाना सीख गए। और आप बिल्कुल, मुझे पूरा भरोसा है कि एग्जाम में इस क्वेश्चन को आराम से कुछ मिनटों में बना लेंगे। ठीक है, अब जो इस चैप्टर में है हमने सब कुछ पढ़ लिया, प्रत्यावर्ती धारा वगैरह के बारे में, और इस तरीके के न्यूमेरिकल को भी कर लिया, यानी आंकिक प्रश्न भी बना लिए। अब जो हमारा जो अगला टॉपिक रहेगा साथियों, वो रहेगा डीसी मोटर, यानी कि डायरेक्ट करंट का जो मोटर है वो रहेगा। और मैं वहीं पे आपको थोड़ा सा फर्क बता दूंगा प्रत्यावर्ती धारा और डिस्क धारा में, यानी कि जो अल्टरनेटिंग करंट है और डायरेक्ट करंट है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे जनरेटर को, और मैं अलग अलग वीडियोस में लेके आऊंगा जानबूझ के, उनको मिक्स नहीं करूंगा क्योंकि मोटर और जनरेटर बिल्कुल अपोजिट कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। ठीक है, वो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पे काम करता है, वो राइट हैंड रूल पे काम करता है। बेसिकली बहुत कुछ सिमिलरिटीज है बट अलग अलग उनके में, तो इसलिए एक वीडियो में अगर होगा तो कंफ्यूजन होगा, इस वजह से मैं उसको तोड़ूंगा। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल ये मत सोचिएगा कि उसको अलग किया जा रहा है। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिस्चार्ज ट्यूब वगैरह के बारे में। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।